बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। कई पुलिस वैन स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दी तो कई हेलीकॉप्टर्स को यूनिवर्सिटी की छतों पर लैंड करते दिखा गया। हजारों लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। कहीं पर रैली निकाली गई तो कहीं पर प्रोटेस्ट मार्च। देखते ही देखते स्टूडेंट्स की तहरीक इतनी फैल गई कि उन्होंने मजबूर होकर रोड्स, हाईवेज और रेलवे सिस्टम को भी ब्लॉक कर दिया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बांग्लादेश की सरकार ने पुलिस के साथ साथ आर्मी को भी स्टूडेंट्स के बीच ला खड़ा किया। लोकल मीडिया तो वैसे ही कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से इंटरनेट, सोशल मीडिया और सबसे बढ़कर व्हाट्सएप भी ब्लॉक करके रखा था। अहम एरियाज में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और कर्फ्यू भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि शूटर साइट। कई जगह पर स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्ट गोली भी बरसाई गई। 200 से ज़्यादा निहत्थे स्टूडेंट्स मारे गए, हजारों जख्मी और बेशुमार स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों तक मुल्क शटडाउन रहने की वजह से बांग्लादेश को $2 बिलियन से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सबकी जहन में एक ही सवाल मंडरा रहा है कि बांग्लादेश में आखिर ये सब क्यों हो रहा है। फेम टीवी की इस वीडियोस में एक बार खुशामदीद नाजरीन। इस सब की शुरुआत 5 जून 2024 की हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से हुए, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को वापस बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टियां आनी थी। इसी वजह से मुल्क भर में प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट्स ने दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए और इस बार ये कुछ ज़्यादा सीरियस थे। उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को ख़त्म करने की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और भी कोई वजूहत शामिल हो गई। बांग्लादेश में अवामी लीग की पार्टी की गवर्नमेंट है और इसी पार्टी की एक स्टूडेंट विंग्स है जिसको छात्र लीग कहा जाता है। छात्र लीग के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर कई मुकामों पर हमला किए और वो भी पुलिस के सपोर्ट से। इस मामले पर स्टूडेंट्स जो पहले सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें गुस्से की एक लहर दौड़ गई। साथ ही साथ कई मकामों पर आर्मी ने यूएन की गाड़ियों को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, जिससे यह समझा गया था कि शायद यूनाइटेड नेशंस भी इस सब से मुल्स है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस का एक बुरा इंप्रेशन गया और यूएन ने बांग्लादेश से ऐसा करने की वजह तलब की। मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन को रेंट की गई थी, लेकिन उन पर से लोगों नहीं हटाया गया था। अभी प्रोटेस्टर्स का गुस्सा थमा ही नहीं था कि 14 जुलाई 2024 की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए, जिसने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब्स में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या राजाकारों को दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की इस बयान ने तो जैसे आग से ही लगा दी, लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और राजाकार के बारे में इल्म होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान की हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज की पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को इंडिया ने डिवाइड कर दिया था। इन दोनों में फैसला भी काफ़ी ज़्यादा था और दोनों के बीच रिलीजन को छोड़कर काफ़ी सारे डिफरेंसेस पाए जाते थे, जिसमें लैंग्वेज का फ़र्क सबसे बड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की काफ़ी ज़्यादा होल्ड था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थे। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याया खान, जो उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की। इन इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को काफ़ी कामयाबी मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट से 167 सीट को क्लीन स्वीप कर दिया। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट ही थी 300, जिनमें से 167 आने के आधी से भी ज़्यादा सीट्स ईस्ट पाकिस्तान तान के अवामी लीग ले चुकी थी, जिसका मतलब था कि अवामी लीग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती थी, पर उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चल पड़ा। 7 मार्च 1971 को
शेख मुजीबुर रहमान ने अपने स्पीच में पाकिस्तान से अलहदा होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च की पहली बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के काफ़ी घरों में लहरा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकना था। बांग्लादेश की आज़ादी की ये जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री की कुछ यूनिट्स ने पाकिस्तान से अलग होकर आज़ादी पाने के लिए अपनी अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस मुक्ति बाहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में ही मौजूद वो ग्रुप जो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको राजाकार कहा जाता है। इस जंग के आखिरी 2 हफ्ते में बांग्लादेश को इंडिया का सपोर्ट भी हासिल हो गए और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। अब क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तभी शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30% कोटा रख दिया। 1997 में यानी कि बांग्लादेश लिबरेशन वार के 26 साल के बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स की रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की नहीं बल्कि उनके बच्चे के लिए भी बढ़ा दिया और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर्स की नस्ल ये कोटा ले रही थी और बाकी का कोटा जाया हो जाता। जो लोग मेरिट पर मेहनत करके सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते, उनके कोटा 44 था और वो भी अब कम पड़ने लगे। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी ख़राब लगती कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरिट के 44% कोटा में भी नहीं आ सकते, जबकि फ्रीडम फाइटर्स की खानदान कुछ ना करके भी आसानी से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुए, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स के खानदान के लिए कोटा रखना चाहती है, जिस पर स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट किए। उनका कहना था कि या तो फ्रीडम फाइटर्स के बच जाने वाले कोटा को मेरिट वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम किया जाए। इस पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। अगले कुछ सालों तक खामोशी रही, लेकिन फिर अचानक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैंसिल करके कोटा सिस्टम वापस से बहाल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालात हद से ज़्यादा बढ़ गए तो 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कोटा सिस्टम में भारी रद्द-बदल का ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया, जो कि पहले 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो पहले 30% था, उसको कम करके 5% कर दिया गया और 1% माइनॉरिटी और 1% मजदूर लोगों के लिए फिक्स किया गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स ने सिर्फ इस शर्त पर प्रोटेस्ट खत्म करने का फैसला किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ा जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट्स को मारा गया वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजाइन करें। फिलहाल जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है उस वक्त तक स्टूडेंट्स की डिमांड्स पूरी नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और सोशल मीडिया दोबारा से खुले जा रहा है। आपका इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है फेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।